बैक टू स्काईलाइट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज +2 अकाउंट्स में वैल्यूएशन एंड नेचर ऑफ गुडविल का इंपॉर्टेंट मेथड हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ऑल्दो ये मेथड बहुत इजी है, लेकिन फिर भी कभी कभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में पास्ट एडजस्टमेंट्स का या एडजस्टमेंट्स के कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जो काफ़ी परेशानी दे सकते हैं। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। मैं आप लोगों को जितने भी डिफिकल्ट पॉइंट्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन में आ सकते हैं हम लोग वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए पहले एक बेसिक और इजी क्वेश्चन के साथ करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं किया हुआ, पहले एक सिंपल क्वेश्चन के साथ उसको समझते हैं। देखिए, आपके पास डेट गिवन है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर। आपको कुछ ईयर्स दिए गए हैं यहाँ पे 2015, 16, 17, 18 एंड 19, और उन ईयर्स का कॉरस्पॉन्डिंग आप लोगों को प्रॉफिट दिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो नोटिस करने वाली है वो है 31st मार्च। जो ये प्रॉफिट्स हैं ये 31st मार्च 2015, 31st मार्च 2016, 17, 18 एंड 19 के गिवन है। इन केस अगर यहाँ पे 31st मार्च मेंशन ना होता और यहाँ पे 2015 लिखा है, तो इसका मतलब है कि जो डेट है ये 31st दिसंबर 2015 है, क्योंकि यहाँ पे जो ईयर है वो इस तरीके से मेंशन नहीं है 2014-15, 2015-16, 2016-17। यानी आपके पास यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं है जब तक कि आपको डेट ना मेंशन की गई हो। फाइनेंशियल ईयर सिर्फ तब होता है जब आपको यहाँ पे 31st मार्च गिवन है। अगर यहाँ 31st मार्च ना गिवन होता और यहाँ ईयर लिखा जाता 2015, तो इसका मतलब ये दिसंबर 2015 होता, कैलेंडर ईयर फॉलो होता। लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है, या फिर यहाँ पे अगर 31st मार्च नहीं लिखा गया लेकिन यहाँ पे लिखा है 2014-15, 15-16, 16-17, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली फिर से फाइनेंशियल ईयर बन जाता। चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब नीचे आप लोगों को दिया गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आप लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स परचेज गिवन है 3। इसके बाद वेट्स गिवन है आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 टू द प्रॉफिट्स फॉर 2015, 16, 17, 18 एंड 19। यहाँ पे वेट्स का मतलब क्या है? वेट्स का मतलब होता है वेटेज या इंपॉर्टेंस, कि किस ईयर को हम कितनी वेटेज दे रहे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे वेट्स आपको गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट को 1, 2, 3 एंड 4, 5 लास्ट। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। आप लोगों को कुछ इस तरीके से टेबल बनाना है जिसमें आप ईयर्स लिखेंगे सबसे पहले, तो जो आप लोगों को गिवन है 2015, 16, 17, 18 एंड 19। उसके बाद आप उन ईयर्स का जो प्रॉफिट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप लोग लिखोगे 10,000, 12, 15, 12,500 एंड 18,000। डन। इसके बाद वेट्स पे आपको गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। डन। अब आपको निकालना प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करते हो? प्रॉफिट इनटू वेट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी आपको प्रॉफिट को कॉरस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करना है। 12,000 into 2, 15 into 3, 12,500 into 4 और 18,000 into 5। इस तरीके से आप लोग प्रोडक्ट निकालोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 10,000, 24,000, 45,000, 50,000 एंड लास्ट 18 into 5, 90,000। डन। अब आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अब आपको क्या करना है? आपको सारे प्रोडक्ट्स का टोटल करना है। आपके पास आ जाएगा 2,19,000। इसके बाद आपको टोटल करना है वेट्स का। ठीक है, वेट्स का आपके पास टोटल आ रहा है 15। अब लगाते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय वेट्स। तो यानी आपके प्रोडक्ट है 2,19,000, वेट्स है 15। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ, यहाँ आप लिख सकते हो प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय वेट्स। तो आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 14,600 रुपीज। ठीक है जी। अब आपको निकालना गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 14,600। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से। तो आप लोगों का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 14,600 into 3 इज इक्वल टू रुपीज 43,800 रुपीज। तो यहाँ पे आप लोगों का वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक बेसिक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखिए पहले मैं रीड करता हूँ आप लोगों के लिए। ऊपर देखिए आपको क्या गिवन है? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है यहाँ पे ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। अब आपको लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट है। इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस करने वाली, क्या यहाँ पे डेट गिवन है आपको? क्या यहाँ लिखा है डेट पे 31st मार्च? क्या यहाँ लिखा है 2015, 16, 16, 17? नहीं। इसका मतलब है कि ये बेटा एक कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या है कि ये जो डेट है 2016 का जो प्रॉफिट है, ये जो ईयर है ये कौन सा है? 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016। ऐसे ही आपको सारे ईयर्स गिवन हैं। जो डेट है ये 31 दिसंबर है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ कहीं पे भी फाइनेंशियल ईयर गिवन नहीं। चलिए
आगे इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। यू आर सप्लाइड the following information on 1st January 2017 a major plant repair was undertaken for ₹10,000 which was charged to revenue and the said sum is to be capitalized for the goodwill calculation। आपको क्या करना है कि एक आपकी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन हुई है। कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेजर रिपेयर ऑफ प्लांट, यहाँ पे रिपेयर्स नहीं है, मेजर रिपेयर्स मींस ऑल्टरेशन ऑफ एसेट। आप लोगों को जब भी कभी मेजर प्लांट रिपेयर होती है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है, लेकिन यहाँ गलती क्या हुई कि कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन कंसिडर कर लिया। मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। पहले तो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं जो रेकरिंग नेचर होता है, जो बार बार होगी। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेमेंट ऑफ रेंट, वेजेस या नॉर्मल कोई भी एक्सपेंस जो रेगुलरली आप पे कर रहे हो, ठीक है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। जो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो नॉन रेकरिंग नेचर होती हैं। फॉर एग्जांपल एक्विजिशन ऑफ एसेट, ठीक है, बोरोइंग ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो बार बार नहीं होंगी, ठीक है जी। अब देखिए, आपने एक मेजर रिपेयर करवाई, ऑल्टरेशन ऑफ एसेट हुआ, क्या ये चीजें बार बार चलती रहेंगी? कि अगर आप लोगों ने अपने मशीनरी में कोई एडिशन करवाना था तो वो बार बार थोड़ी ना होगा, वो एक बार होगा। लेकिन आपने क्या किया, उसको रेवेन्यू ट्रीट कर दिया। रेवेन्यू ट्रीट करने का मतलब है कि आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डाल दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डालने से क्या हुआ, आपका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज कर गया। तो आपको क्या करना है, इस 10,000 को ऐड बैक कर लेना है, ठीक है। इसके आगे हम लोग ट्रांजेक्शन सीखेंगे जब मैं सॉल्यूशन करूंगा इसका तब। इसके बाद आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये हम लोगों ने प्लस वन में सीखा है मेथड। चलिए आगे है, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2017 एंड 18 वर ओवर वैल्यूड बाय ₹1,000 एंड ₹2,000, ठीक है। लास्ट इज टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड annual charges of ₹5,000 should be paid for the purpose of goodwill valuation। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको हर एक एक पॉइंट को अलग अलग एडजस्टमेंट्स में शो किया है। मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। आप लोग चाहो तो इसको अपने तरीके से कर सकते हो, लेकिन एक बहुत इजी मेथड मैं आप लोगों के लिए करूंगा ताकि आपको क्लियर हो कि पॉइंट वाइज किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। सबसे पहले बेसिक ईयर्स आप लोग लिख लोगे 2016, 17, 18 एंड 19। उसके बाद उनका कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट आप लोग लिख लोगे 25,000, 27, 46,900 एंड 53,810 रुपीज। अब पॉइंट वाइज शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेजर रिपेयर का। मेजर रिपेयर क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने ट्रीट क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मुझे क्या करना है, इस मेजर रिपेयर की वजह से जो कि एक एसेट क्रिएट हुआ उसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड डाल दिया, तो मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। तो मैं क्या करूंगा, प्लांट रिपेयर को फिर से ऐड बैक कर लूंगा 2017 में, क्योंकि ये 1 जनवरी 2017 को हुआ था। मैं फिर बताऊंगा कि यहाँ पे हम लोग कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, ना कि फाइनेंशियल ईयर। चलिए देखिए बेटा, इसके बाद है डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एट द रेट 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मैं एक और चीज बता दूं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के दो और नाम हैं जो कॉमनली बुक्स में यूज होते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। इन केस अगर आप लोगों को लिखा आ जाता है डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखिए प्लांट रिपेयर हुई 10,000 की, इंपॉर्टेंट चीज सुनने वाली। अगर ये 10,000 आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिए बजाय कि आप एसेट की वैल्यू में ऐड करते हैं, इसका मतलब जब उस एसेट के ऊपर, पर्टिकुलर एसेट के ऊपर जब डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो इस 10,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुआ था। तो अब क्या करना है, अब कर देंगे। तो 10,000 के ऊपर अगर उस टाइम पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा तो अब मुझे लगा देना है। तो मुझे 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017 12 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एट 10%। तो क्या करेंगे, 10,000 का 10% आप कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा 1,000। इसको हम लोग लेस कर देंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज कि जो मशीन है, ऐसा तो नहीं है कि वो 1 साल में खत्म हो जाएगी। मशीन नेक्स्ट ईयर भी यूज होगी तो नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिशिएट होगी। तो नेक्स्ट ईयर जब डेप्रिशिएट होगी कौन सी वैल्यू पे होगी, रिटन डाउन वैल्यू पे। अगर ओरिजिनल वैल्यू 10,000 थी, 10,000 में से 1,000 गए तो वैल्यू कितनी रह गई 9,000। तो 9,000 का 10% कितना होगा जो नेक्स्ट ईयर में डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे 900। देखो ध्यान से दोबारा, ओरिजिनल वैल्यू 10,000 थी, 1,000 से डेप्रिसिएशन हो गया तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आई 9,000। 9,000 का 10% फिर से डेप्रिशिएट हो गया 31 दिसंबर 2018 को, कितना होगा 900। 900 को फिर से माइनस किया, वैल्यू कितनी रहेगी 8100। यानी 1 जनवरी 2019 को वैल्यू थी 8100। तो 31 दिसंबर 2019 को जब डेप्रिसिएशन लगा तो 8100 का
10% यानी कि 810 रुपीज हम लोगों ने यहाँ पे माइनस कर दिया। ये ट्रीटमेंट है ए पॉइंट की जो हम लोगों ने किया अभी, प्लांट रिपेयर, एड बैक एंड डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स में से भी, क्योंकि अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ था तो इसका मतलब अगले 2 सालों में भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। चलिए इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2017 एंड 18। अब आप लोगों को ट्रीट करना है क्लोजिंग स्टॉक को करंट ईयर का यानी 2017, अगर मैं इस ईयर में हूँ, इस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका अमाउंट 1000 से ज्यादा लिखा हुआ है। अब समझो, इमेजिन करो कि आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट को बना रहे हो, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में से मैं डेबिट साइड माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना। अगर मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा लिख दी तो मैंने क्या किया, ध्यान से दोबारा सुनो, मैंने क्या किया कि मेरी जो क्रेडिट साइड है जहां पे सेल और क्लोजिंग स्टॉक में लिखता हूं वहां मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा के लिख दी गलती से। अगर वो क्रेडिट साइड का बैलेंस इंक्रीज हो गया तो उस इंक्रीज क्रेडिट साइड के बैलेंस में से जब मैं डेबिट साइड माइनस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट की वैल्यू भी जो है वो ज्यादा आएगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिखी हुई थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो मुझसे गलती हुई थी कि मैंने 1000 से उसको ज्यादा लिखा था तो मैं क्या करूंगा, उसको 2017 से मैं माइनस कर दूंगा 1000। ऐसे ही 2018 का क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो भी आपने बढ़ा के लिखी थी तो क्या करोगे, आप यहां से 2018 से उसको माइनस कर दोगे, क्योंकि अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, जो कि गलत है, तो मैंने उसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली कि जो 2017 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2018 का क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक हुआ। +1 याद है, +1 में हम लोग क्या करते थे, पिछले साल का हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया जाता था उसको ओपनिंग स्टॉक ट्रीट करते थे, है ना। करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, यही समझा हमने बेसिक। तो जो 2017 का क्लोजिंग स्टॉक है तो वो 2018 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। अगर गलती 2017 में हुई थी तो वो इफेक्ट तो 2018 को भी करेगी, है ना। देखो समझो, अगर मैंने कहा था कि क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया तो माइनस कर दो। अगर डेबिट साइड इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया तो क्या करूंगा, ऐड बैक कर लूंगा। दोबारा सुनो, क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो रहा था तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो आपने उसको माइनस कर दिया। अगर डेबिट साइड इंक्रीज हो गई है, ओपनिंग स्टॉक आपने ज्यादा लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, आपकी डेबिट साइड इंक्रीज हो गई है तो आप क्या करोगे, उसकी वजह से प्रॉफिट डिक्रीज हो गया तो ऐड बैक कर लो। तो मैंने क्या करना है, जो 1000 2017 में यानी जो 2017 का क्लोजिंग स्टॉक है 2018 में ओपनिंग स्टॉक बन गया तो उसको ऐड कर दूंगा मैं नेक्स्ट ईयर में। ऐसे ही 2018 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2019 का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा तो इसको भी ऐड कर देंगे। ये पॉइंट डी की ट्रीटमेंट थी। इसके बाद है मैनेजमेंट कॉस्ट। ये बहुत बेसिक है, आपको कुछ नहीं करना, जितनी मैनेजमेंट कॉस्ट है आप उसको माइनस कर दीजिए चारों सालों के प्रॉफिट में से। इसको ट्रीट करने का एक और तरीका है कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद भी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद भी आप इसको माइनस कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग इसको यहीं पे माइनस कीजिए तो बेटर रहेगा, ठीक है जी। अब देखिए लास्ट में आपके पास क्या निकालना आप लोगों को, आपका एडजस्टेड प्रॉफिट। ये कैसे निकलेगा, 2016 प्रॉफिट कितना है 25,000 माइनस 5,000 आप यहाँ लिखोगे, 27,000 प्लस 10,000 माइनस 1,000 माइनस 1,000 माइनस 5,000 आप यहाँ लिखोगे। ऐसे ही 46,900 माइनस 900 माइनस 2,000 प्लस 1,000 माइनस 5,000 40,000। ऐसे ही 53,810 माइनस 810 प्लस 2,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 50,000। और वेट्स जो है आप लोगों के पास इस क्वेश्चन में नहीं असाइन किए हुए, आप लोगों को नहीं गिवन, तो आप वेट्स क्या लोगे 1 2 3 4। लास्ट स्टेप जो हम लोगों ने पहले भी किया था, सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या आएगा, पहला 20,000 देन 60,000, फिर आएगा आप लोगों के पास प्रॉफिट जो है थर्ड ईयर में 1,20,000 एंड लास्ट 2 लाख रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप टोटल कर लोगे अपने प्रोडक्ट्स का, आपके प्रोडक्ट्स का टोटल आ जाएगा आपके पास 4 लाख और वेट्स का टोटल आ जाएगा 10। क्लियर। अब आपको निकालनी है गुडविल। देखिए गुडविल का आप लोगों के पास फॉर्मूला, पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। आपके पास आएगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 40,000 रुपीज, ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज आप लोगों को 3 गिवन है, तो आप लोगों का जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आएगा, आप करोगे 40,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,20,000 रुपीज।
तो यहाँ पे आप लोगों का वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो क्वेश्चन है विद एडजस्टमेंट्स भी कंप्लीट है। इन केस अगर आप लोगों को किसी भी एडजस्टमेंट्स में डाउट आती है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए जो वीडियो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बना सकूँ। ओके, थैंक यू।